नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। एंड लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने एक एमएमएफ रिलेटेड प्रॉब्लम एक सॉल्व किया था। तो आज का जो एपिसोड रहेगा बेसिकली इसमें मैं थोड़ा सा कोर के अंदर जो लॉस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। एंड एक डिस्कशन होगा थोड़ा सा जो हम प्रीवियस जो टॉपिक हमने पढ़ा था मैग्नेटिक सर्किट्स, उसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन और जरा देखते हैं और उसके बाद फिर लॉसेस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आप जरा नोट कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जरा सोल्व करते हैं। आपको एक बीएच कर्व दे रखा है, कुछ इस तरह का है दोस्तों बीएच कर्व, और उसमें आपको ये दिखा हुआ है कि एच की वैल्यू जब 750 एम्पियर टर्न्स पर मीटर है तो जो बी की वैल्यू है वो है मेरे पास 1 टेस्ला। ये दे रखा 750 एम्पियर टर्न्स पर मीटर पे आपका जो बी की वैल्यू है वो है 1 टेस्ला। ये कोई मटेरियल है, मे बी आप कोई भी मटेरियल बोल सकते हो। ठीक है, कोई मटेरियल है, स्पेसिफिक मटेरियल है, उसका बीएच कर्व दे रखा आपको इस तरह का। ठीक है, स्टेटमेंट लिखिए इसमें क्या दे रखी है। हाँ जी, सिस्टम आपको अगेन इस तरह का दे रखा है कोई, बेसिकली यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इस तरह से बनाना चाहिए। चलो क्लोज कर लो इसको। ठीक है, कुछ इस तरह का दे रखा है, क्लोज आप ले लीजिएगा। द कॉइल करंट इज 4 एम्पियर एंड द गैप लेंथ, एक मिनट रुको भी, गैप लेंथ दे ही रखी है। कॉइल करंट इज 4 एम्पियर, 4 एम्पियर दे रखा है, 500 टर्न्स है, एंड द गैप लेंथ इज गैप लेंथ आपको दे रखी है 1 mm। गैप लेंथ दे रखी है 1 mm। ठीक है जी, ये आपको गैप लेंथ दे रखी है। फाइंड द फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप। आपको यहां पे एयर गैप में, जो मेरा एयर गैप है, इसके अंदर फ्लक्स डेंसिटी आपको बतानी है बीजी, इसकी वैल्यू बतानी है दोस्तों। इस बार काइंड ऑफ उल्टा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आपको करंट दे रखा है इस बार 500 टर्न्स है, आपको जो मटेरियल है, जो मेरा कोर वाला रीजन है, उसकी बीएच कर्व दिया हुआ है, और आपको बताना है कि अगर गैप लेंथ में 1 mm का ले लूं तो आपको बीजी बताना है। दूसरा, कोर लेंथ आपको दे रखी है, लेंथ ऑफ द कोर इज वो दे रखी है 360 mm। ठीक है ना, वो आपको दे रखी है 360 mm। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, कोर लेंथ इज 360 mm आई थिंक। हाँ जी, 360 इज करेक्ट। ठीक है, और ये आपको 1 mm दे रखा है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, आपको गैप में बीजी बताना है तो कोर में बता दो बीजी, सिंपल सी बात है। बट मुझे एक बात है, बीजी निकालने के लिए मुझे फ्लक्स चाहिए, है ना, या फिर मुझे एच चाहिए कि कितना एच जो है, देखो ना, एमएमएफ मुझे पता है कितना है, एमएमएफ टोटल एमएफ कितना बताओ जरा, 2000 एम्पियर टर्न्स। अब मैं जानता हूं इसका कुछ हिस्सा तो कहां यूज हो रहा होगा बताओ, कोर में, और कुछ हिस्सा कहां यूज हो रहा होगा बताओ, एयर गैप में। कुछ हिस्सा एयर गैप में यूज हो रहा है, कुछ हिस्सा कोर में यूज हो रहा है। अब मैं फंस चुका हूं, मुझे इसका रिलेक्टेंस नहीं पता। क्यों नहीं पता रिलेक्टेंस? क्योंकि मुझे इसकी परमेबिलिटी नहीं पता। क्यों नहीं पता परमेबिलिटी? अगर आपको ये दे रखा है तो निकाल नहीं सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये कर्व दे रखा है तो बी निकाल नहीं सकते क्या? बिल्कुल। स्ट्रेट लाइन कर्व दे रखा है आपको तो क्या करें बताओ? अगर स्ट्रेट लाइन कर्व दे रखा है तो इसका स्लोप निकालिए, तो स्लोप इज 1/750। ये आ गया मेरे पास म्यू, मेरे पास म्यू आ गया। तो अब बताइए इसका जो रिलक्टेंस बनेगा कोर का वो क्या बनेगा? वो बनेगा L इज 360 इंटू 10⁻³ L बाई म्यू ए। तो म्यू ऊपर चला जाएगा ना, 750। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए लिख लो, मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं पता तो उसको ए लिख लीजिए। दिस इज कोर का रिलेक्टेंस। दूसरा आइए एयर गैप का रिलेक्टेंस। एयर गैप का रिलेक्टेंस क्या होगा बताओ जरा? L इज 2 mm, L इज 2 mm बाई इंटू म्यू नोट। म्यू नोट की वैल्यू क्या करेंगे बताओ जरा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बाई ए। म्यू नोट मैंने गलत कर दिया ना, ये नीचे आएगा। हाँ,
4 पाई इंटू 10⁻⁻7 म्यू नोट। और ये भी मैंने गलत कर, नहीं इसकी वैल्यू तो ठीक है भाई, म्यू की वैल्यू तो 1/750 ना, ऊपर कर दिया, ये ठीक है। हाँ जी, ये बनेगा एयर गैप, ठीक है, L/A इंटू म्यू नोट। म्यू नोट की वैल्यू ये कर दी है, ए मेरा ये है, एल मेरा ये है, ठीक है। और यहाँ पे LC बाई म्यू ए, म्यू की वैल्यू 1/750 थी, वो ऊपर ले गया। तो आप बताएंगे क्या वैल्यू बनेगी इसकी? 270/A, ये बनाई है। और नीचे वाला क्या बना बताओ जरा? 159.54/A, 10⁻⁴ कुछ नहीं। चलिए बहुत अच्छा भाई, एक आ गया कोर का रिलेक्टेंस और एक आ गया। अब बताइए टोटल फ्लक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा? टोटल MMF विच इज 2000, टोटल MMF विच इज 2000 बाई, बोलिए ना क्या बना? 2000 बाई रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस कितना है? 270/A प्लस क्या करें 1591.54/A। ये मेरे पास टोटल फ्लक्स आ गया। बोलिए दोस्तों, ये मेरे पास टोटल फ्लक्स आ गया। बट मुझे फ्लक्स डेंसिटी चाहिए, तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? पर यूनिट एरिया, ए। ये आ गया मेरे पास फ्लक्स डेंसिटी बी, और यही मेरा BG होगी। क्यों? क्योंकि एयर गैप बहुत कम है, ठीक है, वेरी लो है एयर गैप, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि यही मेरा एयर गैप आएगा, और कोर के अंदर भी यही फ्लक्स डेंसिटी होगी, एयर गैप के अंदर भी यही होगी। तो बताएंगे क्या बनेगा? ये 1.0743, 1.0743। ये मेरे पास क्या आ गया? BG। ये मेरे पास BG आ गया। देखा जाए तो इससे कम आएगी BG। क्यों? इससे तो कम ही आएगी एयर गैप में फ्लक्स डेंसिटी। क्यों भाई? क्योंकि हम मान के चले कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका है वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एयर गैप का है। मतलब जो आयरन कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया वही मेरा एयर गैप का क्रॉस सेक्शन एरिया। बट असल में क्या होता है सुनिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा आयरन का हिस्सा है, ये मेरा आयरन का टुकड़ा है यहाँ पे, ठीक है, या कोई मटेरियल है, नॉट आयरन, मतलब कोई भी मटेरियल है, जो भी मटेरियल है ये, अगर इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और यहाँ पे एयर गैप लगा हुआ है बीच आगे, तो क्या होगा? जो फ्लक्स होगा वो फ्रिंजिंग इफेक्ट भी दिखाएगा, मतलब थोड़ा सा फैल जाएगा। क्या कहते हो? समझ रहे मेरा हिस्सा, मेरा पॉइंट? और अगर फ्रिंजिंग इफेक्ट आएगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसका वो क्या हो जाएगा? थोड़ा बढ़ जाएगा। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा तो BG की वैल्यू क्या बनेगी? फ्लक्स लाइंस तो उतनी है जितनी यहां पे थी, उतनी लाइंस यहां पे भी है। इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू तो सेम आएगी, बट जो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू है वो क्या होती है? वो होती है फ्लक्स लाइंस पर यूनिट एरिया। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इफेक्टिव एरिया बढ़ गया ना आपका, तो इसका मतलब फ्लक्स डेंसिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लेकिन आपने क्या बोला? आपने बोला कि इतना लो है ये कि फ्रिंजिंग इफेक्ट को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो इसलिए मैंने एरिया को सेम ही ले लिया, इसलिए अल्टीमेटली आंसर आया। एक्चुअल में इससे कम ही आंसर आएगा। समझ आया अभी? तो मैंने बोला कि 1.0743 ये मेरा एयर गैप में फ्लक्स डेंसिटी बनेगी, और हर जगह यही बनेगी फ्लक्स डेंसिटी, हर जगह मेरी फ्लक्स डेंसिटी यही बनेगी। सही है अभी? आगे बढ़ सकते हैं, चले आगे। एक तरीका और भी था, क्या मैं इससे बना सकता था? क्या इस कर्व से निकाल सकता? नहीं भाई, बीच में एयर गैप भी था ना। मतलब ये कर्व तो किसका है? सिर्फ कोर का। अगर मैं बोलता कि H की वैल्यू देख लो कितनी है, यहाँ पे H की वैल्यू कितनी है, कोर में कितना H यूज हो रहा है वो देख लो ना, कोर का H कितना है। तो कोर का H क्या होगा? MMF डिवाइड बाई LC। तो क्या ये वाला MMF यूज होगा क्या कोर में? अगर मैं HC निकालना चाहता हूं कि कोर का HC क्या है, H क्या है कोर के अंदर, वो होता है MMF बाई LC। तो ये MMF कौन सा होता है? क्या सप्लाई वाला MMF होता है क्या? नहीं जी। कौन सा MMF होता है? ये जो कोर में यूज हुआ है, ठीक है, वो वाला MMF होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ और सोच रहा था, वो छोड़िए। आपको समझ आया क्या भाई BG कैसे निकालें? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, चलें आगे। मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन हमने ये किया, चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं भाई इसको। नेक्स्ट जरा देखिएगा, हाँ जी। अब आप लिखिए हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस एंड हिस्टेरेसिस लॉस। ये पढ़ते हैं हिस्टेरेसिस एंड हिस्टेरेसिस लॉस।
हिस्टेरेसिस, ये पढ़ते हैं, एंड हिस्टेरेसिस लॉस। ये चीज देखते हैं, उसके बाद एडी करंट लॉस देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, हिस्टेरेसिस क्या होता है और हिस्टेरेसिस लॉस हम कैसे निकालते हैं उसको जरा समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास कोई आयरन का मटेरियल है या कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जरूरी नहीं आयरन, कुछ भी मेरे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो मैंने आपको एक लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट दिखाया था, अगर आपको याद हो, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर जो था मेरा वो नो लोड पे था और कितनी पावर लॉस दिखा रहा था, वो 14 वोल्ट पावर लॉस दिखा रहा था। तो उसमें कहाँ जा रही थी वो पावर, क्योंकि मैंने कोई लोड तो लगा नहीं रखा था, तो वो पावर कैसे यूज हो रही थी उसको जरा समझते हैं। ठीक है ना, हालांकि उसके कई सारे चीजें हैं जहाँ पे वो यूज हो रही थी, बट मैं थोड़ा सा बेसिक से आपको समझाऊंगा और हिस्टेरेसिस एंड हिस्टेरेसिस लॉस को सारा समझते हैं कि वो कहाँ पे हो रहा है और वो क्या होता है हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, तो मेरे पास मान लीजिए कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसका आपको ये कोर दे रखी है और उसके ऊपर मान लीजिए मैंने टर्न्स लगा दी, इसके ऊपर मैंने टर्न्स लगा दी और मान लीजिए मैंने यहां पे एसी सप्लाई लगाई, तो यहां पे जो करंट आ रहा है वो भी मान लीजिए एसी करंट आ रहा है। ठीक है, और इस करंट को मैं ले रहा हूं आई एम साइन ओमेगा टी। मान लीजिए इस करंट को मैं ले रहा हूं आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई, अब ये तो ऑल्टरनेटिंग करंट है, करंट मेरा क्या कर रहा है बताओ, ऑल्टरनेट कर रहे हैं, एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है। इस तरह से टाइम के साथ मेरा करंट जो है वो ऑल्टरनेट कर रहा है। अब मुझे क्या देखना है, मुझे जरा इसका फ्लक्स वर्सेस वही करंट कर्व देखना है। ठीक है, अगर मैं देखूं कि फ्लक्स का करंट के साथ कैसा वेरिएशन आएगा, या फिर बी वर्सेस एच का देख लीजिए, एक ही बात है, बी वर्सेस एच का कर्व देखते हैं। ठीक है, उसको जरा देखते हैं और यहां से हमें बहुत कुछ समझ आएगा। अगेन मैं मटेरियल पे आ रहा हूं, जो मैंने पहला एपिसोड आपको करवाया था उसमें जब मैंने मटेरियल पढ़ाया था, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसमें मैंने आपको बताया था कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मेमोरी होती है। तो वो मेमोरी को समझते हैं कि वो मेमोरी क्या होती है। ठीक है, वो कैसे बनती है वो जरा देखते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए दोस्तों, करंट को मान लीजिए मटेरियल बिल्कुल नया था। ठीक है, मटेरियल बिल्कुल न्यू मटेरियल था। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने करंट को बढ़ाना स्टार्ट किया, ऐसे जीरो से बढ़ाना स्टार्ट किया और पीक तक लेके गया। तो क्या होगा, करंट अगर बढ़ेगा तो फ्लक्स मेरा कैसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा और ये सैचुरेट हो जाएगा। सही है, यहां तक मान लीजिए मैंने करंट को राइज किया, पॉइंट को समझिएगा, यहां तक मैंने करंट को बढ़ाया। सही है भाई, इस तरह का। अब देखिएगा, करंट बढ़ रहा है तो मेरा फ्लक्स बढ़ रहा है, या फिर मैं कह सकता हूं करंट बढ़ने का मतलब एच बढ़ाया। एच जब मैंने बढ़ाया तो बी मेरा इस तरह का बढ़ गया। ठीक है, ये तब है जब मटेरियल मेरा बिल्कुल न्यू है, इसको बोलते हैं वर्जिनल कर्व। इसको क्या बोलते हैं, बीएच कर्व या फिर वर्जिनल कर्व। वर्जिनल कर्व मतलब आप ये कह सकते हो मटेरियल मेरा वर्जिन था। ठीक है, बिल्कुल नया था, तो इसलिए इस कर्व को क्या नाम रखा गया, वर्जिनल कर्व। ठीक है भाई, तो जीरो से मैंने करंट बढ़ाया तो फ्लक्स मेरा कैसे बढ़ा। अब सुनिए, अगर करंट को मैं कम कर रहा हूं, सोचिए करंट मैंने बढ़ाने के बाद मैं कम कर रहा हूं, तो जब मैं करंट को कम करूंगा तो इसी पाथ से फ्लक्स मेरा कम नहीं होगा, या अगर मैं एच को कम करूंगा तो बी मेरा इसी पाथ से कम नहीं होगा, अब वो एक दूसरा पाथ पकड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से, वो इस तरह से कम होगा। मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपर वे से बनाता हूं भाई, सो दैट आप इसको सही से समझ सके। यहां तक राइज किया था और इस पॉइंट के बाद मैं करंट को कम कर रहा हूं, करंट को कम करूंगा तो मेरा फ्लक्स कम होगा। चलिए और कम करते हैं, एक बार मैं पूरा बना लेता हूं, ऑल्टरनेट करता हूं और करंट को मैं बिल्कुल नेगेटिव पीक पे ले आया, यहां तक ले आया, जितना आगे लेके गया था उतना ही मैं पीछे ले आया करंट को, तो फिर से मेरा कोर सैचुरेट होगी यहां तक। ठीक है, अब कर्व ऐसे आया, मतलब उस कर्व से वापस नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे आ गया। अब सुनो, वापस करंट मेरा नेगेटिव पीक पे आ चुका है, अब
फिर से करंट को मुझे क्या ले जाना है बताओ, पॉजिटिव पीक पे ले जाना है, वापस बढ़ाना है करंट को। अगर करंट मेरा वापस बढ़ेगा तो अब अगेन उस कर्व को नहीं पकड़ेगा, ये एक डिफरेंट कर्व को पकड़ेगा और वापस वहीं नहीं आएगा, वापस वहां पे नहीं आएगा जहां पे पहले था, एक डिफरेंट जगह पे आएगा, हल्का सा नीचे, हल्का सा नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। ठीक है भाई, कुछ इस तरह का बनेगा, यहां पे आ गया। अब इसने नया रास्ता पकड़ा, देखो जब करंट को राइज कर रहा था तो फ्लक्स एक नए रास्ते से राइज करेगा, नए पाथ से राइज करेगा और अल्टीमेटली वहां पे नहीं आएगा, किसी दूसरी जगह पे आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर से करंट को कम करना शुरू किया, तो फिर से क्या होगा बताओ, फिर से एक नए रास्ते पे आएगा, ठीक है भाई, वहां से चलेगा और फिर से एक नए रास्ते पे आएगा, और फिर से मैंने बढ़ाना शुरू किया, फिर से एक नए रास्ते पे आएगा, और फिर से नीचे, उस वहां पे नहीं आएगा, वापस दूसरी जगह पे आएगा। फिर से मैंने कम करना शुरू किया, तो ऐसे क्या होगा, ऐसे चलता रहेगा प्रोसेस, और कुछ देर के बाद फिर क्या करेगा, फिर लूप बनाना शुरू करेगा ये, फिर कुछ देर के बाद वहीं पे आना शुरू कर जाएगा। इसका मतलब पहले क्या हो रहा है, शुरू के साइकिल्स में क्या होता है बताओ जरा, उसको रिपीट नहीं करता ये, अलग अलग कर्व बनते हैं हर बार, अलग अलग कर्व बनते हैं हर बार, और कुछ साइकिल के बाद क्या होगा, फिर वो लूप बनना शुरू होगा, फिर वो रिपीट करना शुरू करेगा। समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट? मतलब कुछ देर के बाद ऐसा होगा, ये तो शुरुआत वाली कर्व था ना, मैं इसको रब कर दूं क्या, या चलो मैं भी इधर बना देते हैं, कोई नहीं। तो शुरुआत में ऐसे था और ऐसे गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बताओ जरा, उसके बाद ये कुछ इस तरह का आया, ठीक है भाई, कुछ इस तरह का बना, तो मैं थोड़ा अजीब सा बनाया है, ठीक है, बट इस तरह का बनेगा भाई। अल्टीमेटली फिर बाद में रिपीट होना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये कर्व जा चुका है, ये कर्व अभी किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये तब था जब ये बिल्कुल नया मटेरियल था, ठीक है ना, उस टाइम हम इसका यूज करेंगे, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन कुछ साइकिल के बाद फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है भाई। तो अब ऐसे जब करंट को कम करोगे तो ऐसे आएगा, ठीक है, और करंट को जब बढ़ाओगे इस तरह का आएगा। इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस। इसको क्या बोला जाता है? हिस्टेरेसिस, ठीक है, हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस लूप, इसको हम बोलेंगे हिस्टेरेसिस लूप। समझ आया भाई? अब इसमें कुछ कुछ चीजें देखने वाली हैं, कुछ कुछ चीजें नोटिस करने वाली हैं, वो जरा देखते हैं। करंट वर्सेस फ्लक्स या बी वर्सेस एच आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ चीजें नोट करने वाली हैं, वो क्या है सुनिए। करंट मेरा इनिशियली बढ़ा, ठीक है, चले मैं यहां पे अगर मैं दिखाऊं, इनिशियली करंट बढ़ेगा तो वर्जिनल कर्व के थ्रू बढ़ेगा, ठीक है, यहां तक आया। उसके बाद जब करंट मैंने कम किया तो जब वापस करंट जीरो हो गया था, क्या फ्लक्स मेरा जीरो हुआ? नहीं जी, फ्लक्स ने मेरे कुछ वैल्यू रिटेन कर लिए। अब अगर करंट देखो, करंट मेरा जीरो से बढ़ा, शुरू में फ्लक्स भी मेरा जीरो था, फ्लक्स मेरा जीरो था, करंट बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा। उसके बाद जब करंट वापस कम जीरो पे आया, फ्लक्स की कुछ वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, फ्लक्स ने कुछ वैल्यू अटेन कर लिया। जब वापस जीरो पे आया तब फ्लक्स के पास कुछ है, रेजिडुअल वैल्यू है, इसको हम क्या बोलेंगे? रेजिडुअल फ्लक्स आप ये कह सकते हो, दिस इज रेजिडुअल फ्लक्स, ठीक है। आप ये कह सकते हो यहाँ पे कुछ बी की वैल्यू है, जब एच की वैल्यू मेरी जीरो है, अगली बी की वैल्यू है, मतलब मैं इसको रिटेंटिविटी कह सकता हूँ, ठीक है, रिटेंटिविटी में आ गए, ठीक है, रिटेन कर लिया कुछ इसने, ठीक है ना। तो बी आर, इसको मैं नाम दे रहा हूं बी आर, ठीक है, बी आर। अब सुनिए, इसका मतलब जीरो नहीं हुआ। जब मेरा करंट जीरो हो रहा था तो फ्लक्स मेरा जीरो नहीं हुआ, कुछ मेंटेन कर, वो स्टोर करके रखता है। जैसे मैंने आपको बताया था, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अगर आप मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे, मैग्नेटिक फील्ड हटाने का मतलब है करंट हटाना, करंट हटाओगे तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अपने आप हट जाएगी, बट स्टिल इसके जो डाइपोल मोमेंट, जो मैग्नेटिक मोमेंट है, वो क्या रहेंगे? वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहेंगे। समझ आया? तो इसका मतलब ये कुछ मेंटेन रखेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, करंट को रिवर्स कर दिया।
करंट को रिवर्स करने का मतलब मैंने फ्लक्स डेंसिटी जो अप्लाई की है वो कैसे अप्लाई की है, पहले फ्लक्स डेंसिटी ऊपर की तरफ थी, पहले नहीं, पहले मेरा फ्लक्स ऊपर की तरफ था, क्या कहते हो। अब जब करंट मेरा उल्टा होगा तो फ्लक्स डेंसिटी किधर हो जाएगी बताइए, वो उल्टी हो जाएगी। इसका मतलब मैंने ऑपोजिट फ्लक्स डेंसिटी अप्लाई कर दी। तो जब मेरी अप्लाइड फ्लक्स डेंसिटी उल्टी होगी और मैंने करंट को बढ़ा रहा हूं नेगेटिव साइड में, जैसे जैसे मेरा करंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा बताओ जरा, ये फ्लक्स जो है क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। इस पॉइंट पे एच की इस वैल्यू पे या करंट की इस वैल्यू पे मेरा जो फ्लक्स है वो जीरो होगा। आप ये भी कह सकते हो एच की इस वैल्यू पे बी की वैल्यू जो है वो जीरो होगी। इसको हम बोलते हैं कोरेसिविटी, ठीक है, कोरेसिविटी, ठीक है ना, इसको, इस पॉइंट को, ठीक है, कोरेसिविटी से डिनोट करेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, इसको अभी छोड़िए, उससे कोरेसिविटी छोड़िए। बट आप ये कह सकते हो कि भाई यहां पे मेरा जो करंट आएगा, जब नेगेटिव इतना करंट हो जाएगा तब मेरा फ्लक्स जीरो बनेगा। उसके बाद मैं फर्दर और करंट को नेगेटिव बना रहा हूं तो फ्लक्स भी और नेगेटिव हो जाएगा, अब उल्टा फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है, फ्लक्स मेरा उल्टा हो गया, मतलब डायरेक्शन उल्टी होगी, जो पहले नॉर्थ था वो साउथ हो जाएगा, साउथ था वो नॉर्थ हो जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में सेटअप हो जाएंगी लाइंस। यहां तक मैंने करंट को मिनिमम वैल्यू पे ले आया करंट को, सही है। अब सुनिए, फिर से करंट को बढ़ाना शुरू किया, तो मैं फिर से बढ़ाऊंगा, जब वापस करंट मेरा मिनिमम से जीरो पे आएगा, मिनिमम से जब जीरो पे आएगा इस पॉइंट पे, तो फिर क्या होगा बताओ जरा, फ्लक्स मेरा इस वैल्यू पे आ चुका होगा। इसका मतलब स्टिल मेरा फ्लक्स जो है वो जीरो नहीं हुआ। जब करंट मेरा वापस जीरो पे आया तो फ्लक्स मेरा यहां से यहां पे आएगा। इस पॉइंट पे देखो ना, इस पॉइंट पे मेरा करंट जीरो है बट फ्लक्स है यहां पे, ठीक है, क्लियर हुआ मेरा पॉइंट। और उसके बाद फिर से अगर मैंने करंट पॉजिटिव किया तो फिर से इस कर्व पे यहां तक जाएगा, समझ आया भाई। तो इस तरह का ये लूप बनेगा, कुछ साइकिल के बाद ये लूप बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लूप, इसको बोला जाता है हिस्टेरेसिस लूप। अब सुनिए, इसमें काम की चीज क्या है वो जरा देखते हैं ना, हमारे काम की चीज क्या है, जरा देखो। इस मटेरियल को पता है, सोचिए मेरा करंट जीरो कर दिया मैंने, अगर मेरा करंट जीरो है तो कौन सी दो वैल्यू स्टोर करेगा फ्लक्स की, या तो ये करेगा या ये करेगा, बट दो तो एक साथ कर नहीं सकता, या तो पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करेगा या नेगेटिव वैल्यू स्टोर करेगा। इसको कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी स्टोर करनी है, सीधी बात है, जब मेरा करंट जीरो है तो सोचिए यहां पे करंट जीरो है मेरा, इस लाइन पे करंट है ना, करंट यहां पे जीरो, तो फ्लक्स की वैल्यू या तो ये है या फ्लक्स की वैल्यू ये है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कौन सी वैल्यू को याद रखेगा, कौन सी वैल्यू को स्टोर करेगा, इसको या इसको। अब ये कैसे पता चलेगा इसको, आप ये देखो करंट कैसे चेंज हो रहा है। अगर करंट पॉजिटिव मैक्सिमम से जीरो पे आ रहा है, पॉजिटिव मैक्सिमम से जीरो पे आ रहा है तो ये वैल्यू स्टोर होगी, और अगर नेगेटिव मैक्सिमम से जीरो पे आ रहा है तो ये वैल्यू स्टोर होगी। अब मटेरियल को ये कैसे पता है कि करंट पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव मैक्सिमम से जीरो पे आ रहा है कि नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम से जीरो पे आ रहा है, मटेरियल को कैसे पता है। इसका मतलब मटेरियल ने पास्ट करंट की वैल्यू को याद किए हुए कि पहले क्या वैल्यू थी करंट की, ठीक है, तभी तो उसको पता है कि पहले ये वैल्यू थी और अब इस इंस्टेंट पे ये वैल्यू है। तो देख लेगा कि पहले नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव ज्यादा थी और उसके बाद जीरो पे आ रहा है, या फिर पहले पॉजिटिव थी और उसके बाद जीरो पे आ रहा है। इसका मतलब मटेरियल के अंदर क्या है बताइए, मेमोरी, मटेरियल याद किए हुए, आप समझ रहे हो, समझ आया मेरा पॉइंट। तो आप देखिए कि हिस्टेरेसिस से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि मटेरियल के अंदर मेमोरी है, ठीक है। चलिए अब मैं ये एक्सपेरिमेंट भी आपको दिखाता हूं कि इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मतलब मेमोरी को मैं कैसे दिखाऊं, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से मैं इसको दिखा रहा हूं कि मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मेमोरी होती है, ठीक है, और उससे हम मैग्नेटिक मेमोरी बनाते हैं, ठीक है, कैसेट्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक मेमोरीज होती है। आपकी हार्ड डिस्क आपकी जो होती है वो भी मैग्नेटिक मेमोरी में आती है, ठीक है। अब सुनिए, इसका मतलब फिर तो मैं उस मेमोरी को डिस्टोर्ट भी कर सकता हूं। हाँ, कैसेट्स को आप यूजिंग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर का जो मेमोरी है उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, उसका एक तरीका है, ठीक है। वैसे भी अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो साउंड आपकी थोड़ी सी बदल जाएगी, उसके डाइपोल जो है वो हिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जरा देखिए दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं जिससे मैं बता सकता हूं कि एक्सप्लेन कर सकता हूं कि इसके अंदर मेमोरी है, ठीक है ना। जरा देखिए, तो मेरे पास कुछ मैग्नेट है, ठीक है, तो मैं उन मैग्नेट्स को ले रहा हूं, जरा मैं आपको दिखा दूं। मेरे पास ये कुछ मैग्नेट्स हैं, ठीक है, मैं इनका यूज करूंगा, ये मेरी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करेंगे, ठीक है ना, ये मेरी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करेंगी। और मेरे पास मैं कोई आयरन मटेरियल ले रहा हूं जो फिलहाल मैग्नेटाइज नहीं है, ठीक है, मैं ऐसा कोई आयरन मटेरियल लूंगा जो फिलहाल मैग्नेटाइज नहीं है। मैं काम कर लेता हूं, मैं इस की को ले लेता हूं, मैं भी अभी तो मैंने इसको खैर इसको टच कर दिया तो क्या पता मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूं, इसको जरा मैं भी हैमरिंग कर लेता हूं इसकी, ठीक है।
तो इसको मैं भी ऐसा करने से क्या होगा बताओ जरा, इसके अंदर जो इसके अंदर बने हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, जो डाइपोल मोमेंट इसके बने हुए हैं वो आपके हट जाएंगे, ठीक है। अब ये वर्जिन है, ठीक है, मतलब मटेरियल बिल्कुल नया है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, देखिए दोस्तों, बिल्कुल नया मटेरियल आ गया मेरे पास। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं जरा कोई दूसरे मटेरियल को इससे अट्रैक्ट कराने की कोशिश करता हूं, जरा देखता हूं अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मुझे बहुत हल्का आयरन मटेरियल चाहिए, ऐसा मटेरियल जिसका जो वेट हो वो बहुत कम हो, जिससे मैं उसको उठा के देख सकूं, ठीक है, जिसको मैं उठा के देख सकूं, अट्रैक्ट करा के देख सकूं। तो ऐसा मुझे हल्का सा कोई आयरन मटेरियल चाहिए, और वो मटेरियल क्या हो सकता है, आपकी पंचिंग पिन हो सकती है। नहीं तो क्यों ना मैं कोई पंचिंग पिन ले लूं और उससे चेक करूं। तो मेरे पास, मैं देखता हूं कोई, हाँ जी मेरे पास मिल गई है, पिन मिल गई है मुझे। तो मैं चाहता हूं कि सुरेंद्र जी अगर ये दिखा सकें सबको, बिकॉज ये बहुत छोटी है पिन, ठीक है। तो मैं वैसे इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, जरा सुरेंद्र जी अगर मुझे दिखा सके कि ये कैमरे में अगर आ रहा है तो, बिकॉज ये देखो मेरे जो उंगली के आगे ये मेरे पास आयरन की पिन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जरा देखिए, फिलहाल जरा देखते हैं अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं है, मैंने इसकी हैमरिंग कर रखी है। तो फिलहाल ये मैंने इसको टच किया और ये ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये उठ नहीं रही है, ये उठ नहीं रही है, सही है, नहीं उठ रही है अभी भी। आप जरा देखो ये उठ गई, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर मैग्नेटिज्म है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको जरा दोबारा से इसको नीचे डालता हूँ और फिर से इसकी थोड़ी सी हैमरिंग करता हूँ। ये बड़ा मुश्किल काम है वैसे, हाँ अगर आप इसको गर्म भी कर दोगे ना तब भी बात बन सकती है। आप इसको गर्म करो तो थोड़ा सा गर्म करने के बाद क्यूरी टेम्परेचर एक होता है, उस पर इसका मैग्नेटिज्म लूज हो जाएगा। बड़ा मुश्किल काम है इसको, ठीक है, इसका मैग्नेटिज्म हटाना। तो कोई बात नहीं, जरा देखते हैं। चलिए जरा देखिए, मैं दोबारा से ट्राई कर रहा हूँ, मेरी की खराब ना हो जाए। देखिए अब नहीं हो रहा, मुझे लगता है नहीं, अभी अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। मे बी कुछ, वैसे बहुत मुश्किल काम था वो, ठीक है, बट हो गया तो अच्छी बात है। चलिए अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, देखो नहीं, अभी भी कुछ उठ रहा है भाई, हल्का फुल्का है अभी भी इसमें, अभी भी हल्का फुल्का मैग्नेटिज्म है इसमें, ठीक है। ये जाएगा नहीं भाई, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब जरा देखिए मैं काम करता हूँ, मैं इसको जरा इसके साथ टच करता हूँ, ठीक है ना। अब क्या हुआ बताओ जरा, अब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गई है, मतलब इसमें यहाँ पे भी मैग्नेटिज्म होगा। तो अब जरा देखिएगा, ये देखिए ये उठ गया है। तो मैं चाहता हूँ सुरेंद्र जी इसको दिखाएं एक बार, ठीक है, इस वाले हिस्से को थोड़ा जूम कर सके तो। फिलहाल यहाँ पे पिन लगी हुई है, इसने अट्रैक्ट कर लिया है। अब जरा देखिएगा, मैं बड़े आराम से इस मैग्नेट को हटा रहा हूं, बड़े आराम से मैंने मैग्नेट को दूर कर दिया। अभी देखिए क्या है, अभी भी इसने अट्रैक्ट किए हुए है इसको। इसका मतलब इसके अंदर क्या है अभी बताओ, इसके अंदर मैग्नेटिज्म है अभी भी। आप समझ रहे मेरा पॉइंट, इसने मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर कर रखा है। पॉइंट को समझिए भाई, ठीक है। तो कुल मिला के क्या करिए, क्या किए हुए बताओ, ये मैग्नेट, इसके अंदर मेमोरी है, ये मेमोराइज करके बैठ गई है पुरानी हिस्ट्री को, ठीक है, पुरानी चीजों को याद करके बैठी हुई है। क्लियर है। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब इसका, अब ये छोड़ेगी नहीं, देखो इसको, ये छोड़ नहीं रही है, मतलब मैं इसको गिराने की कोशिश कर रहा हूं तो इसको छोड़ भी नहीं रही है। इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें मैग्नेटिज्म आ गया है, ठीक है, अभी छोड़ेगी नहीं। तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हैमरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर से, या फिर इसको गर्म करना पड़ेगा, तब जाके वापस ये अपनी मेमोरी को छोड़ेगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया कि किस तरह से मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिएगा, तो मैंने आपको बताया कि हिस्टेरेसिस मतलब मेमोरी कैसे स्टोर करता है। करंट अगर मेरा जीरो हो गया, मतलब मैंने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दी, तब भी उसके अंदर क्या रहता है, कुछ ना कुछ मेमोरी रहेगी, कुछ ना कुछ उसके अंदर स्टोरेज रहेगा, ठीक है। रिटेंटिविटी में रिटेन रखेगी, आप ये कह सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए एक और चीज देखते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये बोलूं कि इसकी वजह से लॉस कितना हो रहा है, क्या मटेरियल में कुछ लॉस हो रहा है क्या इसकी वजह से। ये तो मैंने आपको बताया हिस्टेरेसिस क्या होता है, हिस्टेरेसिस कैसे बनता है, ठीक है। हालांकि मैं इसका आगे भी यूज करूंगा, आप देखेगा कि इससे हमारे पास जो कोर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आयरन कोर को, उसका रिप्रेजेंटेशन हम निकाल के लेके आएंगे, ठीक है ना, वो हम लोग देखेंगे। बट फिलहाल मैं कुछ और चीज निकालना चाहता हूं। मैंने आपको बताया हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है।
ठीक है, हिस्टैरिसीस कैसे बनता है, हर मटेरियल का अपना हिस्टैरिसीस होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, हर मैग्नेटिक मटेरियल का होगा भी अपना हिस्टैरिसीस, ठीक है ना। स्टील का अपना होता है, आयरन का भी अपना होता है, ठीक है। तो हर किसी चीज का हिस्टैरिसीस होगा। मतलब एयर का आप नहीं ले सकते हो, एयर को छोड़ सकते हो। एयर वैसे भी मेरा कैसा था बताओ, डायामैग्नेटिक था, तो एयर वैसे भी सैचुरेट नहीं होती है, तो एयर को अपना आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना। जरा देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसका लॉस देखते हैं, इसकी वजह से कितना लॉस देता है। मटेरियल में लॉस भी होता है क्या कुछ इसकी वजह से, वो जरा निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे पावर लॉस देखना पड़ेगा दोस्तों। और पावर लॉस कैसे देखेंगे बताओ जरा। पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, और उसके बाद एनर्जी निकालेंगे तो dt से मल्टीप्लाई कर दो और उसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। तो चलिए जरा हिस्टैरिसीस लॉस देखते हैं। अब आप हेडिंग डालिए हिस्टैरिसीस लॉस। जो वर्जिनल कर्व था वो कब यूज होता है बताओ, वो तो केवल पहली बार यूज होता है, जब पहली बार आप करंट बढ़ा रहे होते हो तो उसमें यूज होता है। उसके बाद फिर वो हिस्टैरिसीस बनना शुरू हो जाते हैं। और शुरू की साइकिल्स में भी हिस्टैरिसीस नहीं आते, वो लूप नहीं बनता है, धीरे धीरे चल के कुछ देर बाद फिर लूप बनना स्टार्ट होता है, समझ आया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको एनालाइज करने वाला हूं भाई, जरा देखते हैं इससे मटेरियल में कितना लॉस होता है, उसको जरा एनालाइज करते हैं, ठीक है। हालांकि मैं इसका आगे यूज करूंगा, आप देखिएगा कि इससे हम कोर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हम इससे निकाल के लेके आएंगे, ठीक है ना। तो जरा देखिए, तो आप हेडिंग डालिए हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है भाई। हिस्टैरिसीस लॉस देखते हैं, ठीक है। मुझे एक बात आइए, फैराडेज लॉ आपने पढ़ा है क्या, फैराडेज लॉ। तो कुछ लोगों ने, मैंने जो EMFT पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था फैराडेज लॉ को, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो मैं बता दूं उन लोगों के लिए। मान लीजिए कि मेरे पास कोई लूप है जिसमें n टर्न्स है, कोई ऐसा मैंने कॉइल बना रखी है, ऐसे मैंने n टर्न्स लगा रखी हैं, n टर्न्स है। और इस लूप में मेरा जो B है, जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके अंदर से पास हो रहा है, इस लूप के अंदर से मान लीजिए B पास हो रहा है, ठीक है, मतलब फ्लक्स पास हो रहा है, आप ये कह सकते हो। तो मैंने यहां पे जो फ्लक्स डेंस, जो मेरा फ्लक्स है वो मेरा टाइम वेरिंग है, मान लीजिए वो है φm sin ωt। इसके अंदर n टर्न्स है, और n टर्न्स में से मेरा जो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है, जैसे सोचिए कि ऐसे n टर्न्स थी ऐसे, और उसके अंदर से सोचिए आपकी तरफ ऐसे n टर्न्स लगा रखे हैं गोल गोल, और उसके अंदर से फ्लक्स मेरा टाइम वेरिंग है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है कभी उल्टा हो रहा है, ठीक है, ऐसे हो रहा है, टाइम वेरिंग फ्लक्स। तो फैराडे ने सबसे पहले हमें बताया कि अगर किसी लूप में टाइम वेरिंग फ्लक्स अगर है तो उस लूप के टर्मिनल पे एक वोल्टेज पैदा हो जाएगी, वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा, एक EMF इंड्यूस होगा, एंड दैट EMF विल बी इक्वल टू n d phi t by dt, n d phi t by dt। ये मेरा EMF वोल्टेज बिल्डअप होगा उस लूप के अक्रॉस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी पोलैरिटी क्या आएगी, इसकी पोलैरिटी क्या आएगी, इसका ये कौन सी पोलैरिटी का बनेगा, ठीक है। तो पोलैरिटी इसकी डिसाइड बताई गई लेंस ने, ठीक है। तो लेंस के हिसाब से पोलैरिटी बताएगी, और उसके लिए हम यहां पे माइनस लगाते हैं। माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है, माइनस का सिग्निफिकेंस है, ये माइनस हमें बताने की कोशिश कर रहा है, अफेक्ट ऑपोजिट्स इट्स कॉज। लेंस क्या कहता है, ये क्या, ये माइनस किसको सिग्निफाई कर रहा है, अफेक्ट ऑपोजिट्स इट्स कॉज, अफेक्ट ऑपोजिट्स इट्स कॉज, ठीक है भाई। मतलब जिसने जिसको पैदा किया, पॉइंट तो समझिएगा, जिसने जिसको पैदा किया, तो जो पैदा हुआ वो पैदा करने वाले को अपोज कर रहे हैं, समझ आया कंसेप्ट, समझ आया। मतलब बेटा बाप को मारता है, ठीक है, मतलब ऐसा होता नहीं है बट वैसे बता रहा हूं, ठीक है। अफेक्ट ऑपोजिट्स इट्स कॉज, ये मेरा लेंस लॉ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जरा देखो, चेंजिंग फ्लक्स ने किसको पैदा किया, वोल्टेज को। अब वोल्टेज की जो पोलैरिटी आएगी वो इस तरह से आएगी सच दैट जब इसको मौका मिलेगा तो ये इस जो चेंजिंग फ्लक्स है इसको क्या करेगा, ओपोज करेगा, समझ आया। ये है मेरा लेंस लॉ, ठीक है, ये मेरा लेंस लॉ। उसकी वजह से माइनस आया, ये माइनस सिग्निफाई कर रहा है कि जो ऑपोजिंग नेचर का बनेगा ये। अब मैं बताऊंगा आपको ऑपोजिंग नेचर का कैसे, कई बार इस माइनस साइन को लेंगे कई बार नहीं लेंगे, तो कंसेप्ट पे डिपेंड करता है, आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, कब लेंगे कब नहीं लेंगे वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जैसे कि यहां पे देखिए, यहां पे मैंने क्या किया, इस केस में आइए, तो मैंने बताया कि कितनी वोल्टेज इंड्यूस होगी टाइम वेरिंग फ्लक्स की वजह से। अब यहां पे आते हैं और यहां पे देखिएगा, यहां पे मैंने सप्लाई लगाई है एसी सप्लाई लगाई है, और करंट मेरा ऑल्टरनेटिंग आ रहा है।
ठीक है। अब सुनो, तो यहां पे एक वोल्ट करंट अगर अल्टरनेटिंग आएगा तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई होके फ्लक्स भी मेरा कैसा बनेगा, सॉरी नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर एमएमएफ भी मेरा कैसा बनेगा, अल्टरनेटिंग, और उससे फिर एमएमएफ डिवाइड बाय मीन पाथ लेंथ करोगे तो जो फ्लक्स आएगा वो भी कैसा आएगा बताओ, जो फाई टी आएगा वो भी मेरा अल्टरनेटिंग आएगा, जो फाई टी आएगा वो मेरा अल्टरनेटिंग आएगा, सही है, वो टाइम वेरिंग फ्लक्स आएगा, बोले कोई दिक्कत है। और अगर टाइम वेरिंग फ्लक्स आएगा तो इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज बनेगी। अब मैं पोलैरिटी दिखा रहा हूं वोल्टेज की, ध्यान से देखिएगा। क्यों मैंने इस पोलैरिटी की दिखाई, बिकॉज ये ओपोजिंग नेचर है, इसको अपोज करेगी इस सप्लाई को। बेसिकली क्या होता है सुनो, एक लॉ और होता है, उसको बोलते हैं नेचर लव सिमेट्री, नेचर लव सिमेट्री। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है नेचर को सिमेट्री में रहना पसंद है। आप सोचिए, आप अपने कॉलेज में अपनी क्लास में गए और वहां पे आपने कुछ 4-5 लोग ऐसे देखे जिनका एक तरफ सर कटा गंजा था और एक तरफ बाल थे। आजकल नया फैशन है, यो जनरेशन, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह का अगर आपको फैशन नजर आए तो आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा यार क्या फनी है, ठीक है, मतलब अजीब सा लगेगा ना आपको, बिकॉज वो सिमेट्री को डिस्टर्ब कर रहे हैं। नेचर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, नेचर को सिमेट्री में रहना पसंद है। आप अगर पानी को देखोगे ना, पानी का टेस्ट, आप पानी का टेस्ट आप यहां पे देखिए और यहां से 2-4 किलोमीटर आगे चलते जाओ और टेस्ट करते जाओ, पानी का टेस्ट धीरे धीरे बदलेगा, सिमेट्री में बदलता है, मतलब अब्रप्टली कभी चेंज नहीं होता। ऐसे सोसाइटी जो होती है उनको भी अगर आप बदलाव चाहते हो तो अब्रप्ट चेंज उनमें नहीं आ सकता, उनमें धीरे धीरे बदलाव आता है सोसाइटी में, उनके थॉट में, उनके रहन सहन में, ठीक है, धीरे धीरे बदलाव आएगा। तो एकदम से आप चीज़ों को नहीं बदल सकते हो, जैसा कि हम प्रैक्टिस करते हैं चीज़ों को एकदम से, आजकल फैशन का दौर है, ठीक है, तो एकदम से चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं तो उसका जो रिजल्ट हमें निकल के आता है वो बड़ा खतरनाक रिजल्ट होता है, ठीक है। वो इसलिए बिकॉज हमने अब्रप्ट चेंज करने की कोशिश की। तो इसलिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप के अंदर चेंज लेके आइए, ठीक है, ना कि किसी को देख के या किसी को, क्योंकि वो फिर आपके लिए नुकसानदायक होगा, ठीक है ना, बिकॉज नेचर लव सिमेट्री, नेचर सिमेट्री में रहना पसंद करती है। एग्जैक्टली ऐसे ही सोचिए, कोई अमीरों की सोसाइटी है और उसमें कोई अजीब, कोई गरीब आदमी आके रहने लग गया, बिल्कुल गरीब आदमी था, अमीरों में आके रहने लग गया। अब क्या होगा, वो अमीर उसको निकाल फेंकेंगे, वो बोलेंगे यार हमारी सोसाइटी को गंदा कर रहा है, ठीक है, हमें पसंद नहीं है ये। या फिर बहुत गरीबों की सोसाइटी है सोचिए, और उसमें कोई बहुत तगड़ा अमीर आके रहने लग जाए तो गरीब बोलेंगे यार ये हमारे बच्चों को बिगाड़ेगा भाई, ठीक है, तो उसको निकाल देंगे। इसका मतलब नेचर को क्या रहना पसंद है बताओ, हमारा नेचर है ये, हम इसको बदल नहीं सकते। नेचर लव सिमेट्री, नेचर को सिमेट्री में रहना पसंद है, सही बात है। अब सुनिए, अब आप जब ये क्वाइल भी तो नेचर का ही पार्ट है, इस क्वाइल में से जब फ्लक्स चेंज होगा तो ये क्वाइल बोलेगी आप मेरी सिमेट्री को डिस्टर्ब कर रहे हो, सोर्स को बोलेगी, ठीक है। अब सोर्स क्या बोलेगा, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। सोर्स बोलेगा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो क्वाइल बोलेगी कि फिर मैं ही अपोज करूंगी, फिर मैं ही इसको रोकने की कोशिश करूंगी, मुझे सिमेट्री में रहना पसंद है और जो फ्लक्स का जो वेरिएशन है वो मेरी सिमेट्री को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे रोकेगी, ये बोलेगी कि जो फ्लक्स में जो बदलाव आ रहा है वो तो करंट की वजह से आ रहा है, इसका मतलब मुझे किसको रोकना है बताइए, करंट के चेंज को रोकना है। अगर करंट का चेंज ना हो तो फ्लक्स में भी चेंज नहीं हो, करंट को नहीं रोक रही है, करंट को इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो करंट के चेंज से इसको परेशानी है। ये बोले कि करंट का अगर चेंज ना हो तो मैं भी अपना, मेरे अंदर भी जो फ्लक्स है वो भी चेंज ना हो, मुझे भी कोई दिक्कत ना आए, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या करेगी ये बताओ जरा, ये करंट के चेंज को अपोज करेगी, करंट के चेंज को अपोज करेगी, सही बात है। अब सोचिए करंट के चेंज को कैसे अपोज करेगी, तो मैंने आपको नेटवर्क थ्योरी में भी ये चीज समझाई थी। अगर आपको याद हो, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे 2 ओम है, सिंपल सा लॉजिक है, बड़ा इजीली आप समझ सकते हो। तो करंट कितना आएगा बताओ जरा, करंट आएगा 5 एम्पियर। अब सुनिए, मैं इस वोल्टेज को वेरी कर रहा हूं, मैं इस वोल्टेज को 12 कर देता हूं, तो करंट कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। बट मुझे करंट के चेंज को रोकना है, मैं चाहता हूं करंट बदले ना, मैं चाहता हूं करंट 5 था तो 5 ही रहे। तो केवल एक ही केस में हो सकता है, जब ये 10 से 12 बना तो यहां पे भी क्या आ जाए, एक 2 वोल्ट और आ जाए। सो दैट क्या होगा बताओ, इससे जब केवीएल लगाओगे तो लूप में टोटल वोल्टेज 12 माइनस 2, अल्टीमेटली कितनी रही 10 वोल्ट। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में मैं ये कह सकता हूं कि करंट मेरा कितना रहेगा 5 एम्पियर। इसका मतलब करंट के चेंज को बढ़ने, मतलब करंट को चेंज नहीं होने दिया। इसका मतलब जिस टाइम ये बढ़ता है उस टाइम ये भी बढ़ जाए, इधर की वोल्टेज भी बढ़ जाए नहीं, और इस समय घटता है उसके टाइम ये भी घट जाए। तो उससे क्या होगा, करंट क्या रहेगा तकरीबन मेरा
कांस्टेंट रहेगा, मतलब चेंज नहीं हो पाएगा करंट। आप समझ रहे मेरा पॉइंट? तो एग्जैक्टली ये कॉइल यही करेगी। ये कॉइल ये करेगी, जब तुम बढ़ोगे तो मैं भी अपने अक्रॉस वोल्टेज बढ़ाऊंगी। इसका मतलब कॉइल क्या करेगी? वोल्टेज इंड्यूस करेगी, ये वाला माइनस नहीं देखना, माइनस को भी मैं बताऊंगा कैसे। फैराडे के हिसाब से ये वोल्टेज इंड्यूस करेगी, एन डिवाइड, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अब मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है? ऑपोजिंग नेचर। और मैंने वो पोलैरिटी में दिखा दिया कि जो पोलैरिटी आएगी वो इस सोर्स की पोलैरिटी के ऑपोजिट आएगी। इसका मतलब ऑपोजिट नेचर मेरा कंसीडर हो गया। तो अब मैं यहां पे दोबारा माइनस थोड़ी लगाऊंगा। इसका मतलब ऑलरेडी माइनस अफेक्ट, माइनस साइन तो पोलैरिटी में आ गया। मुझे तो सिर्फ इस ईटी से मतलब है, जो मैग्नीट्यूड आया इसका, पोलैरिटी आ गई है। तो बताओ जो ईटी आएगा वो ये आएगा। अब माइनस नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस कब लेना होता है बताइए? जब आप पोलैरिटी डिसाइड ना कर पाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बता नहीं सकता ये कौन सी पोलैरिटी का, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस NdΦ/dt आएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सी पोलैरिटी आएगी। समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट? ठीक है, किस पे प्लस आएगा, किस पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे पता है, मैंने पोलैरिटी पहले ही लगा दी कि भाई ये ओपोजिंग नेचर का है, तो ओपोजिंग नेचर का मैंने पहले ही ले लिया। इसके बाद तो फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना है मुझे, NdΦ/dt। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? ठीक है, तो लेंज लॉ से कंफ्यूज नहीं होना है। तो कुछ लोग बोलते हैं ये सर्किट थ्योरी के हिसाब से अलग है, फील्ड थ्योरी के हिसाब से। कुछ अलग नहीं है भाई, सब्जेक्ट थोड़े ना अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, ठीक है। बच्चे डाउट पूछते हैं कई बार, तो ये नहीं सोचना है भाई ये इस पोलैरिटी दिखाते ही, ऑपोजिंग नेचर दिखाते ही माइनस नहीं लगाएंगे। लेंज लॉ कंसीडर हो गया, ठीक है भाई। तो मैंने बोला ये मेरे पास NdΦ/dt आ गया, करेक्ट है। आगे बढ़ सकते हैं, मैं इसको रब कर दूं भाई। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तो मैंने बोला क्या वोल्टेज आई यहाँ पे ये वोल्टेज आ गई। अब सुनो, करंट जब पॉजिटिव में एंटर होता है तो पावर एब्जॉर्ब होती है कि पावर डिलीवर होती है? बताइए, पावर एब्जॉर्ब होती है। इसका मतलब ये कॉइल जो है ये कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगी बताएंगे जरा? PT, पावर इंस्टेंटेनियस पावर एब्जॉर्ब। तो इंस्टेंटेनियस पावर होगी ET × IT। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है? मतलब किसी इंस्टेंट पे कितनी पावर एब्जॉर्ब होगी। तो T का फंक्शन मुझे लेना है फिर, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस पावर है। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी भी इंस्टेंट पे मैं निकाल सकूं। तो इसका मतलब मुझे T के फंक्शन लेके चलने पड़ेंगे, तभी तो आप इंस्टेंट में बता पाओगे कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी पावर ये एब्जॉर्ब करेगी। तो T का फंक्शन होना चाहिए ना। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर है, ET × IT। सही है, ये आ गया। और ET की वैल्यू क्या बताओ जरा? NdΦt/dt × IT। ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस पावर आ गई है, इतनी पावर ये एब्जॉर्ब करेगा। सही है भाई। मटेरियल का अपना हिस्टैरिसीस है, ध्यान रखना। और मैंने बोला वोल्टेज क्या आएगी और उसके हिसाब से करंट क्या है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, पावर आ गई। अब मुझे चाहिए स्मॉल टाइम में एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करेगी। तो DE स्मॉल टाइम DT टाइम में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। तो वो क्या आएगा बताओ जरा? वो आएगा PT × dt, बोलिए ना। और वो क्या बनेगा बताओ जरा? वो बनेगा NIT × dφt। नोट कर लीजिए अभी, NIT × dφt। बोलिए दोस्तों, ठीक है। तो ये बनेगा मेरा DE स्मॉल एनर्जी। अब मान लीजिए मैं स्मॉल एनर्जी किसी टाइम में निकालना चाहता हूं, कोई पर्टिकुलर टाइम है, तो मैं क्या कर दूंगा इसको बताओ जरा? इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। तो आप लिखिए एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? मैं रब कर दूंगा इसको इधर से। तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की भाई इतने बताओ? E एनर्जी एब्जॉर्ब जो आएगी वो आएगी इंटीग्रल NIT × dφt। ये बनेगा दोस्तों, ठीक है भाई, NIT × dφt। अब मुझे बताइए, मैं जानता हूं B.A क्या होता है? फाई। B.A मेरा क्या बनेगा? फाई। अच्छा, तो इसका मतलब AdB क्या बनेगा बताओ जरा? dφ। नहीं, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू फाई डेरिवेटिव ले लूं बोथ साइड, तो यहां पे बनेगा dV/dφ × A = 1। विद रिस्पेक्ट टू फाई डेरिवेटिव ले लिया बोथ साइड, फिर dφ को उधर ले आया, इस तरह का नहीं बन गया। अच्छा, मैं ये भी जानता हूं कि NIT अगर मैं डिवाइड बाय L कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? L मतलब मीन पाथ लेंथ, आप ये कह सकते हो, ठीक है ना। तो अब सुनिए मैं क्या कर रहा हूं इसमें, मैं इसको लिख रहा हूं NIT/L × L। L से डिवाइड कर दिया, L से मल्टीप्लाई कर दिया, और dφt को क्या लिख दिया बताओ जरा? dφt इज A dBt, बोलिए ना, या dB लिख लो, चलो टाइम का फंक्शन है ये तो मुझे पता ही है, टाइम वेरिंग है, ठीक है भाई। A dB, बोलिए दोस्तों, क्या कोई दिक्कत है तो? और ये क्या बन गया?
L इंटू ए, लेंथ मीन पाथ लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया वॉल्यूम। तो मैं इसको बाहर ले आऊं तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी इज इक्वल टू क्या बन गया बताओ जरा। लेकिन एक दिक्कत है भाई, एक दिक्कत है, जरा रुकिए, एक छोटा सा पॉइंट मैं मिस कर गया, सुनिए। तो यहां पे मेरा एनर्जी आ गई कि मेरी ये एनर्जी आएगी, ये मेरी एनर्जी आएगी। ये कितने टाइम में एनर्जी है बताएंगे? सोचिए, एक साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, एक साइकिल में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। तो एक साइकिल में मुझे देखना है कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। तो एक साइकिल में अगर मैं मान लीजिए मैं बोलूं मैंने 0 से स्टार्ट किया था, यहां पे ये फ्लक्स था, यहां से, क्योंकि मुझे फ्लक्स की लिमिट लगानी है ना, आप मुझे पॉइंट को समझिए भाई। मैं एक साइकिल की बात कर रहा हूं कि एक साइकिल में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बताओ जरा, मुझे देखना है फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है एक साइकिल में अंडर वन पीरियड। एक पीरियड में कितना फ्लक्स में बदलाव आया, तो कितना फ्लक्स में बदलाव आया बताओ। अलग अलग कर पे है, देखो ये आप निकाल नहीं पाओगे इसको, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब यहां पे जब मेरा एक तरह का फ्लक्स मेरा सेम उतना ही, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं बताओ। मैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा देखिए। मैं यहां तक आ गया था, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या बनेगा। तो मैंने बोला यहां पे मेरा एनर्जी ये होगी, बट लिमिट भी तो लगाते हैं ना। ये मेरा डीई थी, तो एनर्जी को मैं इस तरह लिख रहा हूं। मैं बोल रहा हूं 0 से लेके, मान लीजिए 0 से लेके जब फ्लक्स मेरा फाई नोट हुआ, फाई नोट टी हुआ या फाई टी हुआ, क्योंकि फाई की लिमिट लगानी है ना मुझे। तो 0 से लेके फाई टी तक एनर्जी क्या हो गया, 0 से लेके मे बी ई तक होगी, ठीक है। एनर्जी मेरी 0 से लेके ई तक आई, कब? जब फ्लक्स मेरा कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 0 से लेके फाई तक चेंज हो रहा है। सही बात है। अब सुनो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि B डॉट ए इज इक्वल टू क्या है, फाई। तो अगर मैं यहां से लिखूंगा डी फाई टी, वो क्या बनेगा बताओ जरा, ए डी बी टी, ये बनेगा। डी फाई टी इज ए डी बी टी। अब अगर मैं एक साइकिल में एनर्जी एब्जॉर्ब की बात करूं तो जरा देखो, यहां तो मैं चेंज कर दूंगा इसको लिखूंगा एन इंटू आई टी, फाई टी की जगह पे क्या लिखूंगा, ए डी बी टी। सही बात है, इंटीग्रेशन, और इधर ये एनर्जी बन जाएगी। बट मैं चाहता हूं एक साइकिल में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो एक साइकिल में अगर मैं देखूं तो बी जो है, बी के रेस्पेक्ट में मुझे देखना पड़ेगा ना। तो बी का तो क्लोज लूप नहीं बनेगा इंटीग्रेशन, बताओ ना, क्योंकि एक साइकिल में तो वापस वहीं पे आ जाएगा। तो इसका तो इंटीग्रल मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोज लूप इंटीग्रल करना पड़ेगा। समझ रहे आप मेरा पॉइंट? मुझे लूप इंटीग्रल लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि बी जो चेंज हो रहा है मेरा वो पूरे लूप में हो रहा है। आप समझ रहे हो? आप बोलोगे सर वो तो 0 ही हो जाएगा। 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सेम कर्व पे थोड़ी ना, सेम पाथ पे नहीं है ना, ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो ये क्लोज मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है, क्लोज लूप में देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो अब बताइए क्या बनाइए, इसको L से डिवाइड कर दो और L से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या बन गया बताओ दोस्तों, ये क्या बन गया, ये बन गया H। तो एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू, वॉल्यूम तो बाहर आ गया, A इंटू एल इज वॉल्यूम, क्लोज इंटीग्रल बताइए क्या बना, एच डी बी। एच डी बी नोट कर लीजिए भाई इसको, ठीक है। तो इस तरह का मेरा बनेगा भाई, इस तरह का मेरा बनेगा। आप ये कह सकते थे, मे बी मैं इसको अगर दूसरे सेंस में रिप्रेजेंट करूं तो मैं ये भी बोल सकता था कि एनर्जी मान लीजिए मेरी E1 से E2 चेंज हो रही है। देखो एक दूसरे सेंस में समझाता हूं। तो फ्लक्स मेरा कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, फाई 1t से फाई 2t। फिर मैंने इसको चेंज कर दिया, तो यहां पे अगर मैं चेंज करूंगा तो किस में चेंज होगा बताओ जरा, ये होगा डी एनर्जी फ्रॉम E1 से E2 तक। और ये क्या बन गया, ये बन गया फ्रॉम B1t से लेके कहां तक हो जाएगा, B2t तक। और ये क्या हो जाएगा, अंदर अंदर हो जाएगा NIT इंटू ए इंटू डी फाई टी, डी बी टी, ये बन जाएगा ना। चेंज कर दिया ना यार इंटीग्रेशन, तो B1 से BT। बट फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैं कि एक साइकिल में देखना चाहता हूं पूरे में। तो एक साइकिल में B1 और B2 ये क्या होंगे बताओ, सेम ही हो जाएंगे, तो वापस वहीं पे आ जाएगा घूम के। नहीं, एक साइकिल की बात करूं तो मैं, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, क्लोज इंटीग्रल। ये 0 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज ये कर्व बदल रहा है अलग अलग, बी मेरा अलग अलग है, ठीक है। इसको मैंने फिर H में चेंज कर लिया, कुछ इस तरह का बन गया दोस्तों। मैं इस तरह से भी एक्सप्लेन कर देता हूं, मैंने 0 से स्टार्ट कर लिया, वो भी ठीक था। सही है भाई? तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये एनर्जी मेरी एक साइकिल में एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालें। ये है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड
पर साइकिल, आप नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब पर साइकिल, एक साइकिल में इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालें बताओ, और मुझे पावर लॉस चाहिए, मुझे एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं चाहिए, तो पावर लॉस कैसे निकालें बताइए। पावर क्या होती है, एनर्जी इनटू, तो पी लॉस, पावर लॉस जरा देखते हैं, तो पावर लॉस होगी एनर्जी इनटू टाइम। टाइम कितने साइकिल, कितना है, एक साइकिल, एक साइकिल में ना ये, तो क्या करूं बताओ, ये बनेगा वॉल्यूम इंटू टी, टी या डिवाइड बाई टी, एनर्जी बाई टी होती है, बाई टी एच डी वी। एक साइकिल में, एक साइकिल में ये मेरे पास पावर लॉस आ गई, ठीक है। नहीं, एक साइकिल अब पावर में नहीं होती है, साइकिल पावर में तो पावर लॉस होता है, साइकिल किसमें होती है, टाइम किसमें होता है, एनर्जी में। ये एनर्जी लॉस्ट है पर साइकिल, तो पावर लॉस कितनी होगी फिर, डिवाइड बाय टाइम कर दो, टाइम मैंने एक साइकिल का लिया था, टी से डिवाइड कर दिया, तो आप बताओ क्या बनाइए, ये बन गया वॉल्यूम इंटू फ्रीक्वेंसी और क्लोज इंटीग्रल एच डी वी। अब क्वेश्चन ये क्या चीज है, एच डी वी, ये क्या है, ध्यान से देखिए, बी एच कर्व है मेरे पास, तो अगर मैं डी बी लेंथ लूं तो डी बी लेंथ कौन सी बताओ, डी बी लेंथ तो ये ले लो स्मॉल लेंथ, ये लेंथ है मेरी डी बी, क्या कहते हैं, ये लेंथ है डी बी, नहीं ये तो डी बी लेंथ होगी, बोलिए ना स्मॉल लेंथ। और एच क्या है बताओ जरा, एच क्या है, एच मेरी वैल्यू है, यहां से यहां तक, जीरो से लेकर एच तक ले लो ना, ये तो क्या हो गया, ये तो इसका एरिया नहीं बन गया क्या, बताओ ना, एच डी बी, नहीं डीबी तो ये विड्थ होगी, एच मतलब ये लेंथ होगी किसी पर्टिकुलर एच पे, नहीं समझे, किसी पर्टिकुलर एच पे ये वैल्यू होगी, नहीं समझे क्या, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये एच लेंथ है भाई, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे देख लो ना यार, पर्टिकुलर पॉइंट पे एच इतना है मेरा, ठीक है, और ये विड्थ है डीबी, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन आएगा तो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, और मैंने तो क्लोज इंटीग्रल कर रखा है, इसका मतलब ये क्या है बताओ जरा, ये तो टोटल एरिया है, इसका मतलब एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, तो इसका मतलब जो पावर लॉस आएगी वो क्या आएगी बताओ जरा, पावर लॉस जो आएगा वो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द कोर, वॉल्यूम ऑफ कोर इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू क्या बनेगा बताओ जरा, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस लूप। तो यहां से हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि जो हिस्टेरेसिस लॉस होंगे दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द कोर, कोर के वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी, और एक और क्या चीज है बताओ, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस लूप का जो एरिया बनेगा उस पे भी डिपेंड करेगा भाई, समझा, बोले दोस्तों। तो ये मेरा बनेगा पी लॉस, पावर लॉस, समझा, इसको मैं हिस्टेरेसिस लॉस बोलूंगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसका एरिया क्या है, तो सबसे पहले जो इंजीनियर हुए जिन्होंने इसको बताया वो थे स्टेनमेट्स, ठीक है, तो स्टेनमेट्स ने हमें बताया कि इसका एरिया क्या होगा, उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने फिर लूप हिस्टेरेसिस, क्योंकि मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, इसका एरिया निकालना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना, तो इनका उसका जो एरिया कैलकुलेट किया गया वो क्या आया वो जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, तो एरिया ऑफ द लूप जो कैलकुलेट किया गया, एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप, वो आप लिखिए क्या था, वो एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, वो जो मेरे पास बना वो आया था के सम कांस्टेंट और बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है बी एम इंटू बी एम की पावर एक्स, ठीक है, और एफ की पावर माइनस एक्स, आई थिंक ये था, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, नहीं बी एम की पावर एक्स है बस, ये है भाई, ये था के बी एम की पावर एक्स, एफ की पावर माइनस एक्स नहीं था भाई, वो मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है, हाँ जी, ये मेरा क्या बनेगा, एरिया ऑफ बी एच लूप, हिस्टेरेसिस लूप, ये बनेगा भाई। अब सुनो, एक्स की वैल्यू जो उन्होंने बोली, वो बोला कि एक्स में भी वेरी, एक्स वेरी करेगा, डिपेंड करेगा कि मटेरियल किस तरह का है, तो एक्स की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हम यूज करके चलेंगे वो 1.6 करेंगे। तो अगर मैं पुट करूं इसमें, तो जो पी लॉस आएगा ड्यू टू हिस्टेरेसिस लूप की वजह से जो लॉस आ रहा है वो क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द कोर इनटू क्या बना, एफ
इंटू के इंटू बी एम की पावर एक्स। बी एम इज मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। अब बताइए, ये के और वॉल्यूम ऑफ द कोर ये कांस्टेंट होते हैं, इनको मिला के एक नया कांस्टेंट बना दिया के एच एफ बी एम की पावर एक्स। ध्यान दीजिएगा, ये क्या बन गया मेरा पी एच, मैं इसको पी एच से नोट कर रहा हूँ, हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है भाई, तो हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला लिखिए के एच एफ बी एम की पावर एक्स। ठीक है भाई, तो आप इसको नोट कर लीजिए भाई। हाँ जी, सो हिस्टेरेसिस लॉस डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द कोर। कोर का क्या वॉल्यूम है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा बताइए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी उस पर डिपेंड करेगा, और फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी की मेरी सप्लाई आप दे रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। ये हमने देखा कि हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा। चलिए, बहुत अच्छा। अब आते हैं एडी करंट लॉस पे। एक और लॉस होता है कोर के अंदर, ठीक है। तो हमने देखा हिस्टेरेसिस क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है। अब अगला टॉपिक है मेरा, और वो है एडी करंट लॉस। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है कि आज का जो एपिसोड है उसका टाइम हमारे यहाँ पे खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर से हम एडी करंट लॉस को डिस्कस करेंगे। आज का जो एपिसोड था उसमें देखिए दोस्तों, मैंने आपको समझाया कि हिस्टेरेसिस क्या होता है, हिस्टेरेसिस लूप कैसे बनता है, और हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है। ठीक है, तो वो हमने देखा। नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम एडी करंट लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो आप इसको रिवाइज कीजिएगा, और अगला टॉपिक फिर नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।